Assalamu alaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the Law Session. Today I am going to start a new series on Law GAT. I'll try to complete the whole syllabus of the Law GAT. मैं स्टार्ट करूँगा फ्रॉम CPC बिकॉज ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है. सेकेंडली इसके मार्क्स 20 हैं बट सेक्शन इसके कम हैं. एक और बात मैं यहाँ पे कर दूँ कि मेरा पैटर्न ये होगा कि मैं हर सेक्शन को पढ़ूँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज़ आई बिलीव कि अगर तो आपका किसी भी सेक्शन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होगा तो वो जिस किस्म के भी सवाल आपसे पूछ लिए जाएं, यू वुड बी एबल टू आंसर द राइट क्वेश्चन. आप सही आंसर पे टिक करेंगे. अदरवाइज़ फ्लूक एक हद तक लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते. अगर आपने समझा होगा, आपको पता होगा कि सेक्शन क्या है, तो आप सही जवाब पे ही टिक करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द CPC में जो पहला सेक्शन है लॉ गैट के सिलेबस में वो है सेक्शन 9 और ये कोर्ट्स की, सिविल कोर्ट्स की जनरल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है. ये एक जनरल सा सेक्शन है जो ये बताता है कि सिविल कोर्ट्स कौन से केसेस सुन सकती है और कौन से नहीं सुन सकती. हेडिंग है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सूट्स अनलेस बार्ड. सिविल कोर्ट्स जो हैं वो तमाम किस्म के केसेस सुन सकती हैं अनलेस बार्ड, जब तक कि उन्हें बार ना किया गया हो, उनको मना ना कर दिया गया हो कि आप ऐसे किस्म के केस नहीं सुन सकते. ये थी हेडिंग. अब सेक्शन की रीडिंग करते हैं. द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेन्ड हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर. पहली बात तो ये होगी कि सिविल कोर्ट जो होगी, ये सेक्शन ये कह रहा है कि वो तमाम किस्म के वो केस सुनने का कि उसके पास जुरिस्डिक्शन होगी, उसके पास इख्तियार होगा, उसके पास अथॉरिटी होगी उन तमाम केसेस को सुनने की जो कि सिविल नेचर के होंगे. अब ये सिविल नेचर क्या है, पहले तो इसको डिटरमिन करते हैं, इसको समझते हैं. देखिए, सिविल जो से हमारे मैटर होते हैं, सिविल केसेस होते हैं. Civil matters are always regarding the rights of the parties. किसी एक बंदे का कोई राइट होता है और दूसरे ने उसको वायलेट किया होता है और उस बंदे का हक होता है कि उसका जो राइट वायलेट किया गया है वो उसे थ्रू कोर्ट इन्फोर्स करवाए. सो ऐसे तमाम राइट्स जो कि लीगल हों, जो कि आपको लॉ ने प्रोवाइड किए हों, वो तमाम राइट्स जो हैं वो सिविल नेचर के राइट्स होंगे. ये होती है सिविल नेचर. और ये जो से सिविल मैटर्स होते हैं, एक बात और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, दे आर ऑलवेज बिटवीन द टू पर्सनस, टू पार्टीज़. अब मेरा एक प्रॉपर्टी है, उस पर कोई और कब्ज़ा कर लेता है या मैंने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो मुझे दे नहीं रहा, मैंने उसको पूरी मनी दी हुई है, तो मेरा राइट है कि मैं वो प्रॉपर्टी लूँ. तो मेरा ये जो राइट होगा इसको मैं इन्फोर्स करवाऊंगा थ्रू कोर्ट और ये मेरे और उसके दरमियान है, इससे किसी थर्ड पर्सन का कोई लेना देना नहीं. सो सिविल मैटर हमेशा, सिविल केसेस हमेशा टू पर्सन्स के दरमियान होते हैं. कोर्ट्स में भी जब इन केसेस को टाइटल दिया जाता है तो A वर्सेस B होता है, मोहम्मद असगर वर्सेस मोहम्मद असलम होता है, बाय नेम बिटवीन द टू पर्सन्स ही होता है. बट ऑन द अदर हैंड जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो दो बंदों के दरमियान नहीं होते. वो अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है दैट इज़ अगेंस्ट द स्टेट, सरकार के ख़िलाफ़ है, सोसाइटी के ख़िलाफ़ है, उससे दूसरे बंदे भी इफ़ेक्ट होते हैं. सो ये डिफरेंस हो गया सिविल और क्रिमिनल का. सिविल नेचर सिंपल सी बात है, जो राइट वायलेट किए जाते हैं उनको इन्फोर्स जब करवाने के लिए आप कोर्ट में पहुंचना है तो ये सारा मैटर जो है वो सिविल नेचर का होगा. अब ये जो से सिविल राइट्स हैं ये कई किस्मों के होते हैं. फॉर इंस्टेंस पर्सनल राइट्स होते हैं, उसके अलावा ये किसी ऑफिस से रिलेटेड राइट हो सकते हैं, किसी ओहदे से रिलेटेड या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं. सो ये तमाम किस्म के जो राइट्स होते हैं इनको इन्फोर्स कोर्ट्स के थ्रू करवाया जाता है. ये तमाम मैटर्स जो हैं ये सिविल नेचर के मैटर होते हैं. तो अभी तक तो यहाँ तक सेक्शन की रीडिंग अगर पढ़ें तो इसने यहाँ तक ये कहा है कि सिविल कोर्ट्स जो हैं, यहाँ पे कोर्ट्स का मतलब सिविल कोर्ट है. CPC इज़ ऑल अबाउट द सिविल कोर्ट्स. इसमें कोई लेबर कोर्ट्स या दूसरी फैमिली कोर्ट्स नहीं है, ये सिविल कोर्ट्स की बात करेगा. जहाँ पे भी CPC में वर्ड कोर्ट आएगा
सो यहाँ तक ये कहा गया है कि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगी, उसके पास अथॉरिटी होगी, उसके पास पावर होएगी टू एडजुडिकेट ऑल केसेस जो कि सिविल नेचर के होंगे, जिनमें लोगों के राइट्स इन्वॉल्व होंगे। अब आगे क्या कहता है, एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज़ ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। सिर्फ उन दावाजात के अलावा, सिर्फ उन सूट्स के अलावा जिनको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार कर दिया गया। ऊपर ये कहा कि तमाम किस्म के केसेस सुने जा सकते हैं, बट आगे कह दिया कि वो केसेस नहीं सिविल कोर्ट से सुनने जिनको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार किया हो। अब ये एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली क्या होते हैं? एक्सप्रेसली वो किस्म के सूट्स होंगे जिनको किसी और लॉ ने, किसी और एक्ट ने कहा हो कि इसको सिविल कोर्ट में आपने नहीं लेके जाना, आपने इस कोर्ट में आना है, इस लॉ दूसरे एक्ट के अंडर इसको डिसाइड किया जाना है, इसको ट्राई किया जाना है। फॉर इंस्टेंस हमारे जो फैमिली मैटर्स होते हैं उसमें भी राइट्स इन्वॉल्व हैं, बंदे के पर्सनल राइट्स भी होते हैं। कस्टडी के बच्चों की मैटर होते हैं, वो बंदे के पर्सनल राइट्स होते हैं। तो राइट्स तो हैं, मैटर सिविल नेचर का है, बट क्या हम एक फैमिली दावे को सिविल कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि जो फैमिली कोर्ट एक्ट है 1964 का, उसने बार कर दिया है सिविल कोर्ट्स को। उसने कहा है कि आपने दावा फैमिली मैटर से रिलेटेड फैमिली कोर्ट में लेके आना है, जो कि सेपरेट कोर्ट्स हैं, स्पेशल कोर्ट्स हैं। इसी तरह लेबर कोर्ट्स होगी, बैंकिंग के मैटर हो गए, वो सिविल नेचर के सब मैटर्स हैं, उनमें लोगों के राइट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप उनको सिविल कोर्ट में नहीं लेके जाते। इसी तरह रेंट के मैटर हो गए, वहाँ पे रेंट ट्रिब्यूनल्स बने होते हैं, वो रेंट ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, सिविल कोर्ट्स में नहीं आते, दो वो सिविल नेचर के मैटर हैं। सो एक्सप्रेसली तो क्लियर हो गया कि वो मैटर्स जिनको किसी दूसरे एक्ट ने, किसी दूसरे लॉ ने बार किया, स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि आपने सिविल कोर्ट में इस मैटर से रिलेटेड दावा नहीं दायर करना। सेकंड थिंग, इम्प्लाइडली वो होते हैं जिनकी हमें अंडरस्टैंडिंग होती है, वो ओपनली नहीं कहा जाता, लेकिन हमें पता होता है कि इससे रिलेटेड हम दावा नहीं दायर कर सकते सिविल कोर्ट में। एग्जांपल देता हूँ, मैंने किसी को रिश्वत दी कि मेरा काम करो, उसने मेरा काम नहीं किया, तो क्या मैं उसके ख़िलाफ़ दावा जो है वो सिविल कोर्ट में फ़ाइल कर लूँगा? नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। इसी तरह क्योंकि वो मेरा लीगल राइट ही नहीं है, इम्प्लाइडली वो चीज़ बाहर है कि आप ये दावा नहीं कर सकते। सेकेंडली, एक और एग्जांपल कि कोई जज साहब ने अगर मेरे केस में मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जज साहब के ख़िलाफ़ एक सिविल कोर्ट में दावा दायर कर दूं कि इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया जो गलत फ़ैसला दिया? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये इम्प्लाइडली बार्ड है बार। एक ये मैटर जो है, दो इसमें मेरा राइट है कि मेरा एक सही केस था, वो उस पर मैं समझता हूँ कि मेरा राइट था कि मेरे हक़ में फ़ैसला होता, नहीं हुआ, लेकिन मैं जज साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला सूट तो नहीं फ़ाइल कर सकता हूँ सिविल कोर्ट में। सो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली अगर तो बार किया गया है तो आप सूट सिविल कोर्ट में फ़ाइल नहीं कर सकते। अदरवाइज़ बाकी सारे जितने भी सिविल नेचर के सूट होंगे वो सिविल कोर्ट में ही फ़ाइल किए जाएंगे अंडर सेक्शन 9, क्योंकि सिविल कोर्ट के पास अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है। एक लैटिन मैक्सिम है, उबी जस्ट इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। यानी जहाँ पे भी कोई राइट है, अगर उसको वायलेट किया गया है तो आपने उसकी रेमेडी सीक करनी है। और सेक्शन 9 उसी से रिलेटेड है कि सेक्शन 9 कहता है कि आप क्या कोई राइट है, अगर कोई भी लॉ और आपको उस पे रेमेडी प्रोवाइड नहीं कर रहा तो सिविल कोर्ट में आप आ जाओ, सिविल कोर्ट आपके मैटर को एडजुडिकेट करेगी। बट वही बात कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार ना हो। एक और बात यहाँ पे मैं और एक्सप्लेन कर दूँ कि जो मैंने कहा था कि राइट्स सिविल नेचर के जो भी हैं उनमें जो भी लोगों के राइट्स होते हैं, इसमें यहाँ पे मैं एक बात एक्सप्लेन कर दूं कि जो मैटर्स सोशल इश्यूज से रिलेटेड होते हैं या किसी रिलीजियस इशू से होते हैं या फिर पॉलिटिकल इशू के जो मैटर्स होते हैं, उनको सिविल कोर्ट में आप नहीं ला सकते। दो आप
टू सम एक्सटेंट आप कह सकते हो कि ये आपके राइट्स थे, बट इन मैटर्स को सिविल कोर्ट्स में आप नहीं ला सकते हो। यहाँ पे आगे एक एक्सप्लेनेशन है। अब सेक्शन 9 की वो देखते हैं क्या कहते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस, यहाँ पे इसने थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया है कि सिविल नेचर के जो केसेस आएंगे उनमें पूरा नहीं इसने कहा, इसने अब यहाँ पे पर्सनल नहीं कहा, क्योंकि ये एक एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ एक वजाहत कर रहा है। मैंने आपको ऊपर कह दिया कि इसने यहाँ पे ये कह दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू एन ऑफिस किसी ओहदे से रिलेटेड या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यहाँ तक हमें क्लियर हो गया कि ये जो मैटर होंगे ये सिविल नेचर के मैटर होंगे। अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज़ कंटेस्टेड इज़ अ सूट ऑफ ए सिविल नेचर। क्लियर हो गया। सिविल नेचर में यहाँ पे बता दिया है कि राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस इंक्लूड होंगे, शामिल हैं वो। नॉट विथ स्टैंडिंग, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट सच राइट मे डिपेंड इंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ ए क्वेश्चंस एज टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज। ऊपर मैंने आपको एक बता दिया था कि जो रिलीजियस मैटर्स होते हैं, सोशल मैटर्स होते हैं या पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं, उनको आप कोर्ट में नहीं ला सकते। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में उसने ये कह दिया है कि अगर तो आपका कोई राइट है जो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या किसी ऑफिस से रिलेटेड है, उसको डिसाइड करने के लिए अगर दूसरा इस क्वेश्चन को भी डिसाइड करना हो जो कि रिलीजियस राइट से रिलेटेड हो या रिलीजियस सेरेमनी से रिलेटेड हो, तब उसको डिसाइड कर दिया जाएगा उस रिलीजियस राइट से रिलेटेड मैटर को भी। लेकिन यहाँ पे भी प्राइम क्वेश्चन जो है, प्रिंसिपल क्वेश्चन जो है, वो आपका राइट इन्वॉल्व होना चाहिए रिलेटेड टू एनी प्रॉपर्टी और ऑफिस। उस सूरत में सेकेंडरी अगर वो डिपेंड कर रहा है किसी रिलीजियस राइट्स या सेरेमनी से के ऊपर, तो उस सूरत में उनको भी रिलीजियस राइट्स और सेरेमनी से रिलेटेड भी मैटर्स को डिसाइड कर दिया जाएगा। ये था सेक्शन 9। इन नटशेल अगर इसको कंक्लूड करें तो सिविल कोर्ट्स में तमाम किस्म के सूट्स फाइल किए जा सकते हैं, बट शर्त ये है कि वो सिविल नेचर के होने चाहिए, उनमें लोगों के राइट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। दूसरी बात, बट शर्त ये है कि उनको एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार ना किया गया हो। थर्डली, अगर तो कोई रिलीजियस राइट्स का मैटर आपको डिसाइड करना पड़ जाए, कोई ऐसा आपका राइट डिसाइड एडजुडिकेट कोर्ट ने करना है जो कि डिपेंड कर रहा है रिलीजियस राइट्स या सेरेमनीज़ के ऊपर, तो इस किस्म के भी मैटर्स को इनको भी डिसाइड करेगा ताकि वो प्रिंसिपल क्वेश्चन डिसाइड किया जा सके, बट सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस इश्यूज़ को डिसाइड नहीं करती। ये था सेक्शन 9। अब हमें पता तो आई थिंक इतना तो हमें अब नॉलेज आ गया होगा कि सिविल कोर्ट्स कौन कौन से केसेस सुन सकती है। अब लॉ एक्ट से रिलेटेड 2-3 अगर क्वेश्चन देख लें। फर्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ CPC, सिविल कोर्ट्स हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ क्रिमिनल नेचर, नंबर 1, सिविल नेचर, नंबर 2, क्रिमिनल एंड सिविल नेचर, नंबर 3, एंड लास्टली नन ऑफ अबव। अगर हमें कोई ये क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास, हमने इतना सिविल नेचर को डिस्कस कर लिया है, तो हम स्ट्रेट वे सिविल नेचर को टिक करेंगे कि सिविल नेचर इज़ द राइट आंसर। सिविल कोर्ट्स में सिर्फ सिविल नेचर से रिलेटेड सूट्स डिसाइड होते हैं। सेकंड एक क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ CPC according to section 9 CPC, civil courts have jurisdiction to determine all suits of civil nature. Is that true or false? Obviously it's true. Third one is according to section 9 of CPC recognizes the doctrine of number 1 express bar of jurisdiction, number 2 implied bar of jurisdiction, number 3 both यानी express and implied as well, and the last one is none of the above. इसमें ऑब्वियसली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये
एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली दोनों किस्म की अगर वो सूरतों में सूट बार होगा, अगर एक्सप्रेसली बार है या इम्प्लाइडली बार, सो हम टिक करेंगे बोथ को, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड, सी बोथ, यानी दोनों इंक्लूसिव है इसमें। ये था सब कुछ सेक्शन 9 से रिलेटेड। अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है कोर्ट के पास। और लास्टली उबी जस्ट उबी रेमेडियम कि वेयर देर इज़ अ राइट देर इज़ अ रेमेडी दैट्स आल्सो रिलेटेड विद सेक्शन 9, कि जहाँ पे भी राइट वायलेट हुआ है सिविल कोर्ट के पास पावर है। अगर ये मैक्सिमम लिखा आ जाए तो ये सेक्शन 9 जहाँ पे भी बात आएगी सेक्शन 9 पे टिक करेंगे। सेकेंडली वो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, और कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अंडर विच सेक्शन 9, 10, 11, 12। तो ऑब्वियसली फर्स्ट सेक्शन 9 इज़ ऑल अबाउट द jurisdiction ऑफ द कोर्ट। सो ये था ऑल सेक्शन 9। अब चलते हैं सेक्शन 10 को देखते हैं। सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 इज़ स्टे ऑफ सूट। इसको रेस्ट सब जुडिस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है मैटर ऑलरेडी पेंडिंग। यानी सादा लफ्ज़ों में अगर इसको कहें तो स्टे ऑफ सूट या रेस्ट सब जुडिस का मतलब है, कई दफ़ा हम ये वर्ड सब जुडिस सुनते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, अभी उस पर फ़ाइनल फ़ैसला नहीं आया है। सेक्शन 10 का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं एक दावा किसी बंदे पे मुल्तान में कर देता हूँ, उसी मैटर से रिलेटेड मैं एक दावा जाके उसी बंदे पे लाहौर में कर देता हूँ। अब ये दावा जो मैंने पहले किया था ये अभी डिसाइड नहीं हुआ, इसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, अभी पेंडिंग है, फाइनली डिसाइड नहीं हुआ। तो मैंने जो दूसरा दावा दायर किया है लाहौर में जाके, उसको कोर्ट स्टे कर देगी। जब हम एक एप्लीकेशन देंगे कि सर इसने तो मुझ पे एक दावा मुल्तान में भी किया है इसी मैटर से रिलेटेड, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट वो लाहौर वाले दावे को जो बाद में दावा दायर किया है उसकी प्रोसीडिंग्स को स्टे कर देगी, और ये मुल्तान वाला जो दावा मैंने किया है ये चलेगा, ये डिसाइड होगा। ये था सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट, यानी दूसरे सूट को स्टे कर दिया जाएगा। अब इसकी अगर सेक्शन को पढ़ें तो बातें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। हमने इसमें से इसके इंग्रेडिएंट्स भी निकालने हैं कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, जब वो पूरे हो जाएं तो रेस्ट सब जुडिस अप्लाई हो जाता है। सेक्शन 10 कहता है नो सूट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट, यानी कोर्ट, कोई भी कोर्ट उस सूट का ट्रायल नहीं करेगी। पहली लाइन में क्लियर कर दिया कि कोई भी कोर्ट उस सूट का ट्रायल नहीं करेगी। किस सूट का? इन विच, जिसमें, यानी मेरी एग्जांपल आपने ज़हन में रखनी है, लाहौर वाला सूट है मेरा, जो मैंने बाद में दायर किया, ये उसके बारे में बात हो रही है। जो मुल्तान वाला है वो पहले किया था, जो लाहौर वाला है वो बाद में मैंने किया। सो नो कोर्ट shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly or substantially in issue in a previous instituted suit between the same parties। यानी दो बातें आ गई। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। इसको सिंपलेस्ट वर्ड में अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि मेन इशू जो पार्टीज़ के दरमियान है, मसलन मैं कहता हूँ कि मैं इस घर का मालिक हूँ, दूसरा कहता है नहीं आप इस घर के मालिक नहीं हो, मैं मालिक हूँ। सो मेन इशू क्या है? हमारा घर का मसला है ना, यही इशू मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ, यही इशू मैं जाके लाहौर में उठा रहा हूँ। तो हमारे दरमियान मेन इशू क्या है? घर का। या मैं कहता हूँ मैंने ये घर ख़रीदा, वो कहता है आपने नहीं ख़रीदा। इस किस्म का जो मेन इशू है आपका, वो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। ये सादा लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। पहली बात तो मैटर एक हो, दूसरी बात बिटवीन द सेम पार्टीज़, यानी मेरा मसला है असलम के साथ, इस केस में जो मैंने मुल्तान में दायर किया मेरा, और जो मैंने लाहौर में केस दायर किया वो भी मैंने असलम पे ही दायर किया, उसी के ख़िलाफ़ किया। तो पार्टीज़ सेम है, मैं और असलम दोनों सेम है दोनों पार्टीज़ में। थर्डली
between the same parties or between the parties under whom they or any of them claiming litigating under, या मैंने किसी कोई केस किया था, या तो असलम के ख़िलाफ़ किया था, या उसके किसी नुमाइंदे के ख़िलाफ़ किया था, उसके किसी एजेंट के ख़िलाफ़ किया था, यहाँ पे भी मुल्तान में भी और लाहौर में भी, तो पार्टीज़ फिर भी सेम ही कंसिडर होंगी। नेक्स्ट थिंग, अंडर द सेम टाइटल। टाइटल अब ये होता है कि किस कैपेसिटी में आपने सूट फाइल किया। मैं अब जो मैंने मुल्तान में सूट फाइल किया था, मैंने कहा था कि मैं इस घर का मालिक हूँ, ये असलम नहीं है, मैंने एज ए मालिक उस सूट को फाइल किया था, तो मेरा टाइटल ओनर का है। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने उससे कोई लैंड लीज़ पे ली है, तो मेरा टाइटल लेसर का होगा, लेसर का होगा। सो टाइटल ये होते हैं जिसके अंडर आप किसी के सूट को फाइल करते हैं। तो पहली बात क्या आ गई, मैटर सेम होना चाहिए, बिटवीन द सेम पार्टीज़ होना चाहिए, या जिनके अंडर वो सूट लिटिगेशन कर रहे हैं वो सेम होने चाहिए। चौथी बात आ गई, टाइटल सेम होना चाहिए। टाइटल सेम, वेयर सच सूट इज़ पेंडिंग इन द सेम कोर्ट। या तो जब मैंने पहला सूट फाइल किया था मुल्तान में, और दूसरा सूट भी मैं मुल्तान में उसी कोर्ट में फ़ाइल कर दूं, उसी मैटर से रिलेटेड, उसी असलम के ख़िलाफ़ उसी अदालत में फ़ाइल करूं, और एनी अदर कोर्ट इन पाकिस्तान हैविंग जुरिसडिक्शन टू ग्रांट रिलीफ क्लेम्ड, या मैं उस कोर्ट में ना फ़ाइल करूं, किसी और कोर्ट में फ़ाइल कर दूं, मुल्तान में किसी और कोर्ट में फ़ाइल कर दूं, लाहौर में फ़ाइल कर दूं, गुजरावाला में फ़ाइल कर दूं, फैसलाबाद में फ़ाइल कर दूं, किसी भी ऐसी कोर्ट में फ़ाइल करूं जो कि मुझे रिलीफ ग्रांट करने की पावर रखती हो, किसी सिविल कोर्ट में ही फ़ाइल करूं। सो या तो उसी कोर्ट में फ़ाइल करूं, या पाकिस्तान में किसी भी और कोर्ट में फ़ाइल करूं, और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैविंग जुरिसडिक्शन एंड हैविंग लाइक जुरिसडिक्शन। अब चौथी बात, ये नेक्स्ट बात ये आ गई, हमने कहा कि उसी अदालत में दायर करूं, पाकिस्तान में किसी अदालत में दायर करूं, या पाकिस्तान की लिमिट्स से बाहर जाके मैं किसी कोर्ट में फ़ाइल करूं, बट उस कोर्ट के को इस्टेब्लिश किसने किया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट शुड बी फेडरल गवर्नमेंट। अब 1908 की सीपीसी लिखी हुई है, थोड़ी बहुत अमेंडमेंट होनी चाहिए यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट होना चाहिए। सो फेडरल गवर्नमेंट ने, या सेंट्रल गवर्नमेंट जो लिखा हुआ है उसको ही लेके चलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर वो एक कोर्ट बनाई गई हो, वो कोर्ट, और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। सो अब इस पूरे सेक्शन को अगर हम सम अप करें तो ये कह रहा है कि कोई भी कोर्ट उस सूट को डिसाइड नहीं करेगी जो कि सेकंड सूट हो, उसमें मैटर सेम हो जो पहले सूट में था, उसमें पार्टी सेम हो जो पहले सूट में थी, उसमें टाइटल सेम हो जो पहले सूट में था, वो उसी कोर्ट में दायर किया गया हो, पाकिस्तान में किसी और अदालत में दायर किया गया हो, या पाकिस्तान की लिमिट से बाहर किसी कोर्ट में दायर किया गया हो जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया हो, या सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। लेकिन ये अगर सारी रिक्वायरमेंट पूरी होती हैं तो जो दूसरा सूट मैंने फ़ाइल किया ना, उसको कोर्ट स्टे कर देगी, रेस अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी रेस सब जुडिस उस पर अप्लाई हो जाएगा, वो सूट स्टे हो जाएगा, और पहले वाला सूट जो मैंने दायर किया हुआ था वो सूट, उसकी प्रोसीडिंग्स चलेगी, उसका ट्रायल चलेगा और वो डिसाइड होगा। ये था सेक्शन 10। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। एक्सप्लेनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये बातों को और खोल के रख देती हैं। अब एक बात यहाँ पे आ जाती है, अब फ़ौरन जब आप पढ़ते हो कि इतनी सारी कोर्ट्स उसने बता दी कि सेम कोर्ट में ना हो, सेम कोर्ट में भी हो सकता है, पाकिस्तान में भी कहीं हो सकता है, पाकिस्तान से बाहर भी किसी कोर्ट में होता है जिस पे फेडरल गवर्नमेंट ने उसको बनाया हो, इस्टेब्लिश किया हो और उसके ही वो अंडर हो। बट व्हाट अबाउट फॉरेन कोर्ट्स? फॉरेन कोर्ट्स भी तो हो सकती हैं। हो सकता है कि ये किसी मैटर से रिलेटेड मैंने पर्सनली एक केस देखा है, फैमिली मैटर देखा है, जो यहाँ पे भी चल रहा था, पार्टीज़ वहाँ पे थी, वहाँ पे केस चल रहा था इंग्लैंड की कोर्ट्स में, और उसने यहाँ पे आके चीचावतरी में भी एक दायर किया हुआ था। सो अब ये फॉरेन कोर्ट से रिलेटेड है। एक्सप्लेनेशन जो ऊपर मेन सेक्शन में नहीं दी गई थी, लेकिन अलहदा करके उन्होंने इस बात को भी एक्सप्लेन कर दिया।
डिपेंडेंसी ऑफ ए सूट इन अ फॉरेन कोर्ट, फॉरेन कोर्ट वो होती है जो किसी और मुल्क के, मसलन इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, यूके हो गया, अमेरिका हो गया, कोई भी फॉरेन कंट्री जो होता है इन उसकी जो कोर्ट्स होती हैं जिसमें उनके लॉज अप्लाई होते हैं, वो पाकिस्तान के अंडर नहीं होती कोर्ट्स, वो उस मुल्क के लॉज अप्लाई होती हैं, उस मुल्क के लिए के अंडर होती हैं। Dependency of a suit in a foreign court does not preclude the court in Pakistan from trying a suit founded on the same cause of action। यहाँ पे उसने ये कर दिया कि अगर एक मैटर से रिलेटेड अगर किसी फॉरेन कोर्ट में कोई सूट पेंडिंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की कोर्ट्स उसी कॉज ऑफ एक्शन पे, उसी मैटर पे डिसीजन नहीं दे सकती, उसको ट्राई नहीं कर सकती, वो उसको ट्राई कर सकती है। अगर किसी ने जाके यूके में कोई केस कर दिया और उसी मैटर से रिलेटेड पाकिस्तान में भी कर दिया तो वहाँ पर रेस सब जुडिस नहीं अप्लाई होना, क्योंकि वो और लॉज के अंडर चल रहा है, वो फॉरेन लॉज के अंडर चल रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान में पाकिस्तानी लॉज चलते हैं। सो यहाँ पे इस केस में रेस सब जुडिस अप्लाई नहीं होगा। फाइनली वंस मोर, कोई एक सूट फाइल किया, फिर सेकंड सूट फाइल किया, जो सेकंड सूट फाइल किया वो सेम मैटर पे था, मैटर सेम था बिटवीन द पार्टीज सेम थी, फिर वो उसके बाद आ गया कि वो उसी कोर्ट में फ़ाइल किया गया हो, अंडर द सेम टाइटल फ़ाइल किया गया हो, उसी कोर्ट में फ़ाइल किया गया हो, किसी पाकिस्तान में किसी और कोर्ट में फ़ाइल किया गया, या पाकिस्तान से बाहर किसी कोर्ट में फ़ाइल किया गया हो, बट वो कोर्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर हो, उन्होंने इस्टेब्लिश की हो, और लास्टली या सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया गया इन, तो जो ये सेकंड सूट आप फाइल करोगे उस पर रेस सब जुडिस लग जाएगा, वो स्टे कर दिया जाएगा। ये था सेक्शन 10। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द कॉमन लॉ प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन, अब कौन सा सेक्शन था? ऑप्शंस हैं 8, 9, 10 और नन ऑफ दीज। सेक्शन 9 हमने पढ़ा, लॉ एक्ट के सिलेबस में सीपीसी के थोड़े से सेक्शन है, सेक्शन 9 से शुरू कर दिया। सेक्शन 9 वाज ऑल अबाउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, के सिविल कोर्ट सारे सूट्स को सुन सकती है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो सेक्शन 10 है, ये रेस सब जुडिस का है। सो राइट आंसर वुड बी सेक्शन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस सब जुडिस टेक्निकली मीन्स दैट द मैटर इन इशू इज़, नंबर 1 जो मैटर इशू, इसका मतलब है रेस सब जुडिस टेक्निकली मीन्स दैट द मैटर इन इशू इज़, पहले ऑप्शन ऑलरेडी प्रोहिबिटेड बाय द कोर्ट एट टेक्निकल ग्राउंड, कोर्ट ने पहले उसे टेक्निकल ग्राउंड पे प्रोहिबिट कर दिया, ये बात है। दूसरी बात बी, ऑलरेडी अंडर द जुडिशल स्क्रूटनी, यानी ऑलरेडी कोर्ट उसको डिसाइड कर रही है उस मैटर को। थर्डली, ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, या वो मैटर ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। और लास्टली नन ऑफ द अबव। तो इसमें ऑब्वियसली हमने तो समझ लिया कि जो मैटर है वो ऑलरेडी पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट, वो डिसाइड नहीं हुआ, तो हमारी ऑप्शन बी होगी, ऑलरेडी अंडर द जुडिशल स्क्रूटनी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस अप्लाइज प्रोसीडिंग्स ऑफ सब्सिक्वेंट सूट शैल बी, जब रेस सब जुडिस अप्लाई होगा तो जो प्रोसीडिंग्स होगी बाद वाले सूट की वो क्या होंगी? ए स्टार्टेड, बी रीस्टार्टेड, सी स्टेड और डी नन ऑफ द अबव। ऑब्वियसली दूसरे सूट की प्रोसीडिंग्स हमने स्टे कर देनी है कोर्ट ने, सो थर्ड ऑप्शन। एंड एक ट्रू एंड फॉल्स है, द डॉक्ट्राइन रेस्ट सब जुडिस प्रोहिबिट्स द ट्रायल ऑफ टू पैरेलल लिटिगेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियसली ये ट्रू है, क्योंकि रेस सब जुडिस दो सेम मैटर्स की पैरेलल प्रोसीडिंग्स को चलने से रोक रहा है। इसकी वजह क्या है, अब यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं। देखें, एक सूट मैंने फ़ाइल कर दिया मुल्तान में, एक मैंने फ़ाइल कर दिया लाहौर में। अब ये दोनों केसेस चल रहे हैं साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली, यहाँ पे मुल्तान में भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और लाहौर में भी हो रही हैं।
अल्टीमेटली जो डिसाइड होंगे, मुल्तान वाला केस मेरी फेवर में आ जाता है, डिक्री हो जाता है, बट लाहौर वाला केस जो है वो मेरे अगेंस्ट आ जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिगार्डिंग द सेम मैटर दो कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस आ गए, तो किसके डिसीजन को माना जाएगा, किसका अब क्या किया जा सकता है। एक में मैं अपील फाइल कर दूंगा, एक में वो अपील फाइल कर देगा, वो लाहौर में चलती रहेगी, मैं मुल्तान में चलती रहेंगी। इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, ये काम चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं। इसमें डिसीजंस अगर पैरेलल अपोजिट आते रहेंगे तो मैटर कभी भी डिसाइड नहीं होगा। इसलिए ये सेक्शन 10 रखा गया था कि एक वक्त में एक ही अदालत एक मैटर से रिलेटेड फैसला दे। अच्छा जी, नेक्स्ट वन भी देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, एलिमेंट्स इन सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी आर, एलिमेंट्स कौन से हैं अब सेक्शन 10 के, हमने ऑलरेडी सारे देख लिए हैं। अब इधर से ढूंढते हैं कि ये कौन कौन से हमें ऑप्शंस दे रहा है। नंबर 1, पार्टीज आर द सेम इन द टू सूट्स, ये तो हमने देखा ही था कि दोनों सूट्स में पार्टी सेम होनी चाहिए, तो हाँ ए है। बी क्या कहता है, मैटर इन इशू इन बोथ द सूट्स इज़ द सेम, जो मैटर है जो इशू है बिटवीन द पार्टी वो सेम है, हाँ ये भी हमने पढ़ा है कि मैटर जो है वो सेम होना चाहिए पार्टीज़ के दरमियान। सी क्या है, बोथ ए एंड बी, यानी ऊपर वाली ए बी दोनों ऑप्शंस हैं, हाँ हमने दोनों पढ़ी हैं, दोनों एलिमेंट्स हैं, दोनों लगते हैं। और डी, नन ऑफ द अबव, तो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, कि दोनों ये ऑप्शंस राइट हैं इससे रिलेटेड, रेस सब जुडिस से रिलेटेड। तो ये था नटशल में पूरा जो रेस सब जुडिस का कॉन्सेप्ट, कि एक वक्त में एक ही कोर्ट एक सूट को सुनेगी, उसी मैटर से रिलेटेड आप दूसरी अदालत में सूट फाइल नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वो स्टे कर दिया जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग नहीं चलेंगी, पहले वाले की चलेंगी। ये था सेक्शन 10।